Hello dear aspirants and welcome to the portal of Exact IAS. I am Vaishnavi, faculty teacher for the geography. I will be dealing with the prelims and mains as well. Okay, तो जैसे हम लोग ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं, मुझे लगता है बच्चों को 3 तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। लेकिन उससे पहले भी हमको ये जानना ज़रूरी है कि ज्योग्राफी का वेटेज क्या है, इसका मार्क्स कितने होते हैं, राइट? इनको कितने मार्क्स से हमको पढ़ना है, या फिर ये हमको कितने मार्क्स दिलाएंगे जब हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, राइट? तो देखो, व्हेन वी आर कमिंग टू द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, अगर मैं आपको बता दूं, हर साल हमको कितने क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी में से। अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के अंदर होते हैं 15 क्वेश्चन, राइट? 15 क्वेश्चन या फिर 12 क्वेश्चन, तो हम लोग ऐसे मान के चलते हैं 12 to 15 क्वेश्चन, क्योंकि हमारे यहाँ पे कन्फर्म तो क्वेश्चन नहीं होंगे, राइट? तो हम लोग समझते हैं कि अगर हमारे प्रीलिम्स के अंदर है 12 से 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, तो हमको अभी पता नहीं है, राइट, कितने क्वेश्चन आने वाले। तो हम लोग ऐसा सोच के चलते हैं नियरली 25 मार्क्स हमारा ज्योग्राफी कवर करेगा प्रीलिम्स में, राइट? और मेंस के अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं? 8 से 10 क्वेश्चन, या फिर ये कभी कभी 12 भी चले जाते हैं, ठीक है? ये कैसे हो गए? जीएस पेपर 1 और एग्रीकल्चर का पोर्शन जो हमारे जीएस पेपर 3 में होता है, राइट? इनको मिला के 10, 8 या 12 इतने क्वेश्चन हमारे होंगे, पता नहीं, इनसे वेरी कर सकते हैं, राइट? लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर 8 भी क्वेश्चन आ जाए या फिर 10 भी क्वेश्चन आ जाए तो ये हमको नियरली 80 टू 100 मार्क्स के बीच में मार्क्स दे सकते हैं। और अभी हम इसको एकदम बेसिक 10 मार्कर वाला क्वेश्चन मान के चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन 10 या फिर 15 मार्कर भी होंगे, है ना? ये तो हमको पता है, लेकिन हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि 10 मार्कर है, इसलिए हमको कितने मार्क्स आएंगे? 80 to 100। तो अब देखो, अगर 25 मार्क्स प्रीलिम्स में कवर होते हैं एंड 80 to 100 मार्क्स अगर हमारे मेंस में कवर हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इस सब्जेक्ट को हमको स्पेसिफिकली और अच्छे से पढ़ना होगा, राइट? ये तो बात क्लियर हो गई। अब दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि अभी इनका प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि 3 मेजर प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है जब हम लोग ज्योग्राफी की सेक्शन की बात करते हैं, राइट? तो वो क्या 3 मेजर प्रॉब्लम्स है? पहला मेजर प्रॉब्लम तो ये हो सकता है कि सिलेबस इटसेल्फ, राइट? कि काफ़ी लंबा सिलेबस है, क्या पढ़ना है क्या स्किप करना है ये हमको समझ नहीं आ रहा है, राइट? तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होगी? हम लोग इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, हमको कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रस्ट ऑन मी। आई एम योर टीचर, आई एम योर गाइड फॉर द ज्योग्राफी सेक्शन एंड यू हैव टू ट्रस्ट ऑन मी। क्यों ट्रस्ट करना है? जस्ट बिकॉज इस पूरे एक्सपीरियंस को मैंने अच्छे से देखा है, और जैसे हम लोग जानते हैं कि इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है, राइट? वी आर लर्निंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस। तो आई वॉज देयर इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी फॉर नियरली 5 years, और मैं अभी इन टीचिंग फील्ड में लास्ट 3 years से हूँ, राइट? तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आ चुका है यूपीएससी सेक्शन का, यूपीएससी का। इसीलिए मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि क्या आप लोग पढ़ सकते हैं और क्या आप लोग स्किप कर सकते हैं। और ये मैं आपको नहीं बता सकती कि आप क्या पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं बता सकती? बिकॉज आई डोंट नो यूपीएससी क्या पूछेगी, लेकिन ये मैंने कहाँ से सीखा है? तो ये मैंने सीखा है मेरे एक्सपीरियंस से, और इसके अलावा I have learned this from the previous year questions for the geography as well, for the prelims as well, and for the mains as well, right? So, first point is this: the syllabus is vast. So how you are going to learn? You are going to learn it from the previous year questions, right? And I am there for you. I will be teaching you exact in the way of PYQs, and I will tell you what should be learned। एंड प्रीवाईक्यूज को देख के उनका एनालिसिस करके हम लोग ये भी चीज़ें पढ़ेंगे जो अभी तक पूछी नहीं गई है। क्यों? क्योंकि ये पूछी जा सकती है, राइट? तो ये सारी भी चीज़ें पढ़नी है। तो स्टे विद मी, ट्रस्ट ऑन मी। सेकेंड पॉइंट, सोर्सेज। देर आर मल्टीपल सोर्सेज फॉर द ज्योग्राफी, और सबसे बेसिक सोर्स कौन सा है? एनसीईआरटीज, एंड आफ्टर दैट द जीसी लियोंग। एंड व्हेन इट कम्स टू द पार्ट ऑफ मैपिंग, देर आर लॉट ऑफ सोर्सेज अवेलेबल, राइट? So what we have to learn from this? So look, there are multiple sources, and I am not the teacher who will tell you that go and read from that book, go and read from this book. I am the teacher. I'll tell you, just do not read anything. Rely on me. I am there for you. देखो, अब जैसे मैंने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुकी हूँ, राइट? तो मेरे एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा अगर मैं आपको कहूँ आप ये पढ़ लो, आप वो पढ़ लो, आप ये बुक खरीद लो, राइट?
तो यहाँ पे आपको बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप मेरी क्लासेस अच्छे से करेंगे। उसके बाद आप घर जाएंगे, जो भी मैंने क्लास में डिक्टेट करवाया है आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। और आई ट्रस्ट यू, और मुझे पता है आप लोग ऐसा ही करेंगे। और अगर आप लोग ऐसे ही करेंगे तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मैप और थर्ड वाला पोर्शन में बताने वाली थी, थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है, ये होती है मैपिंग वाली, राइट। इतने सारे लोकेशंस आएंगे कि हमको पता ही नहीं चलेगा कि किसको पढ़ना है किसको छोड़ना है, और पढ़ने की बात भी गारंटी नहीं है कि हम लोग याद रखेंगे। और जो कन्वेंशनल मेथड होता है मैपिंग को लर्न करने का, कि आपने सारे नोट डाउन कर लिए और आप उसको लर्न कर रहे हो, ऐसे लर्न नहीं होता है मैपिंग। मैपिंग के लिए हमको विजुअल करना पड़ता है, को देखना पड़ता है उस पिक्चर पे। ऐसा हमको लगना चाहिए कि हाँ ये मैंने देखा है कहीं, मुझे ये आता है, राइट। आप लोग जब जब उनको देखेंगे तब तब आपको मैपिंग का पोर्शन समझ में आएगा। मैपिंग को किस तरह से करना है कि वो आपको डिफ़िकल्ट ना लगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। So trust on me. We can start our journey with this, right? So we are going to start our journey of geography with this Exact IS portal, right? So can we start the class? I hope आपको मेरी बातें समझ में आई हो, और अगर आई भी हो, अगर कुछ डाउट्स भी आ रहा है, कुछ समझ नहीं भी आ रहा है, तो आपको कभी भी कोई भी चिंता की बात नहीं है। आई एम देयर फॉर यू, एग्जैक्ट IS इज़ देयर फॉर यू। हमारा नाम ही बताता है दैट वी आर द वन स्टॉप सोल्यूशन, राइट। तो वी आर द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं किसी बुक से या कहीं किसी और टीचर से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी आर देयर फॉर यू, ओके। So let me begin with the first topic of this class, that is solar system and the universe, okay। तो देखो कभी कभी हम लोग कोई चीज़ें पढ़ते हैं तो वो इतनी ज़्यादा बेसिक्स होती है ना कि हमको लगता है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहली बात, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, आज जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक होगी। और बेसिक से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा पोर्शन है, ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने एक तो लास्ट क्लास 10th में पढ़ा होगा या तो फिर क्लास 12th में पढ़ा होगा, राइट। आइदर वी हैव लर्नड इट इन द क्लास 10th और द क्लास 12th। और अभी इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, हम लोगों को काफ़ी ऐसी बेसिक चीज़ें होती है जो हम लोग भूल जाते हैं समय के साथ साथ, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज दिस, जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ हमने पढ़ा है, और या फिर जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार उसको बस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें बेसिक होंगी। फर्स्ट 2 to 3 क्लासेस यू विल फील बोरिंग, आई गेस। वाई नॉट, वाई बोरिंग, बिकॉज इट इज़ लिटिल बेसिक पॉइंट। बट देखो जब भी हमारा बेस क्लियर नहीं होता है ना, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। इसीलिए ये क्लासेस आपको बोरिंग भी लग रही है तो इसको एक्साइटमेंट से पढ़ना है, ठीक है। क्यों एक्साइटमेंट से पढ़ना है, क्योंकि स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस जो होती है वो बेस पे डेवलप होती है, और जिनका बेस अच्छा होता है, जिस घर का बेस मजबूत हो ना, वो घर बहुत दिन तक अच्छा रहता है। और इसीलिए हमारे जो नॉलेज का घर है, हमारे जो यूपीएससी की जर्नी का घर है, ये हमको अच्छा चाहिए, मजबूत चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मजबूती से पढ़ेंगे। क्लियर? कैन आई स्टार्ट? वेरी गुड। So we are going to learn, and before that let me show you the table of content. Now what is this table of content? Now look, table of content will help us to know what we are going to learn in this class, and after all हम लोग जब इसको रिवाइज करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा, you will come to the class, you will read whatever I am making you read, you will learn whatever I am making you learn, right? And after, when you will reach at your home, what you have to do, you have to open this page, okay. You will look at this table of content. What is geography? When I'll teach you, okay, then you will remember, okay, ma'am told this and this was that in ma'am's PPT, and I have learned this and I made it right in my book as well. तो जब आप लोग ऐसे रिवाइज करेंगे ना, इट इज़ नथिंग बट हेल्प यू इन द आंसर राइटिंग पार्ट एज वेल। आंसर राइटिंग में क्या होता है, हमारे पास 7 मिनट है, 7 मिनट में पूरा आंसर स्ट्रक्चर करके लिखना है। डिफ़िकल्ट होगा, राइट। क्यों डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज 7 मिनट के अंदर हमको पूरा याद करके लिखना है, और ये हमको कब हेल्प करेगा, आंसर राइटिंग में। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले अच्छे से पढ़ना है क्लास के अंदर। यू हैव टू लर्न दिस नाइसली इन द क्लास. When you will go at your home, you have to revise first, okay, the notes whatever I have given you in the class, and then whenever you are going to revise it for the second time, you will just come on this page, that is the table of content, and you are going to revise whatever we have done from this. Okay, for example, you can remember what is geography, so you don't need to read it again, but you are not remembering the planets, what I told in the planet part.
then you will go and just read that planet part once. Okay, it will save your time, it will save your energy, and it will take you to the good direction as well. Okay, अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करें. क्या पढ़ने वाले हैं? What we are going to learn? First we will be learning about what is geography. Then we are going to learn about the basics of solar system. भी आप सोच रहे होंगे सोलर सिस्टम मैम पढ़ा रही है, अभी इतने भी बच्चे नहीं हैं, हम लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं. आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और सोलर सिस्टम के ही बेसिक्स से अभी तक आईएएस की तैयारी में कम से कम 8 से 12 क्वेश्चन आए. और ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट भी होगा ना, जैसे ही मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, जैसे मैंने कहा कि हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे. वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द क्वेश्चन पार्ट्स, राइट? So I'll make you revise this as well, okay? What are the questions that we have learned from this? So don't worry, but before that, let me start the class. Basics of solar system, then planets, then some basic terms related to the space, related to the solar system, and then the summary of today's class, okay? Let me begin the class then. What was the first point, or what is the first point that we are going to learn? We are going to learn about what is geography. So what is geography? So look, geo means land, okay? Geo means land, okay? लैंड क्या, हमारी जो लैंड होगी उसको हम क्या कहेंगे? जियो. और ग्राफी क्या होता है? ग्राफी होता है स्टडी और डिस्क्रिप्शन, ठीक है? स्टडी और डिस्क्रिप्शन. अब ये टर्म कॉइन किसने किया था? ये आया कहाँ से? तो ये टर्म आया है ग्रीक फिलोसोफर से, और जिनका नाम है इरास्तोनिस, ठीक है? ये टर्म किसने कॉइन किया है पहली बार? ग्रीक फिलोसोफर, और इनका नाम है इरास्तोनिस. अब ये जो इरास्तोनिस है ना, इनको क्या कहा जाता है पता है? इनको फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है. फादर ऑफ जियोग्राफी, ठीक है? ये क्या है? हमारे फादर ऑफ जियोग्राफी है, ठीक है? तो ये टर्म कहाँ से आया है? ये आया है ग्रीक फिलोसोफर से, जिनका नाम है इरास्तोनिस. और जियोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ लैंड. इनको बनाया क्यों गया है? इस सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट क्यों डेवलप किया गया है? इनिशियली इसको बनाया था साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स लैंड के साथ करने के लिए, ठीक है? कि लैंड के शेप्स कैसे हैं, ये शेप बने कैसे, ये क्या है, कुछ ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए इसको अर्लियर बनाया गया था. इट वॉज मेड टू लर्न द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स विद द लैंड, ओके, और टू मेक अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स विद द लैंड. बट नाउअडेज वी आर लर्निंग इट विद रिस्पेक्ट टू द places and its studies, okay? Now what we are learning in the geography specifically, we are learning about the places and their studies as well. हम लोग geography में अब क्या पढ़ रहे हैं? उनकी प्लेसेस, कुछ प्लेसेस, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी जियोग्राफी में पढ़ रहे हैं, राइट? तो इज इट क्लियर? लेट मी रिवाइज इट. जियो मीन्स लैंड, ग्राफी मीन्स स्टडी, and together it makes geography, right? That is land study. Why it was made? It was earlier made for the scientific experiments of land, okay, or related to the land. And after that, why we have made this, and now what we are going to learn in this? We are learning nowadays, we are learning about different places and their studies. अभी ये their studies में क्या क्या आता है, ठीक है? their studies में क्या क्या आता है? So देखो, their studies में आता है उस जगह की टोपोग्राफी, उस जगह का क्लाइमेट, राइट? ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे. अगर आपको टोपोग्राफी, क्लाइमेट, इन सारे चीज़ों की मीनिंग पता नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं. देखो, मैं ऐसे आपको पढ़ाने वाली हूँ ना, ऐसे सोच के पढ़ाऊँगी कि हमको ज्योग्राफी का कुछ नहीं आता. क्यों मैं ऐसे सोच के पढ़ा रही हूँ पता है? जब मैं यूपीएससी के फील्ड में आई थी, जब मैंने यूपीएससी के फील्ड में एंटर किया था, आई वॉज फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, और मेरा कम से कम लास्ट क्लास 10th में इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ पाला पड़ा था, राइट? हम लोग ऐसे ही कहेंगे. एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कोप अप विथ ऑल दिस सब्जेक्ट्स. लेकिन जैसे जैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, लुक, यूपीएससी जर्नी इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ये हमको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती है. तो इट विल हेल्प अस टू बी अ गुड पर्सन एज वेल. ओके, लेट इट बी. ये सारी बातें हम लोग और क्लासेस में भी करेंगे, यूपीएससी हमको कैसे कैसे हेल्प करती है. बट बिफोर, लेट मी टेल यू दैट इट इज़ अ साइंस टॉपिक. इट इज़ अ टॉपिक फ्रॉम आर, वी कैन से ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, राइट? और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा हम लोगों के लिए पढ़ना, क्योंकि हमने लास्ट 10th और 12th में पढ़ा है. लेकिन एक चीज़ ज्योग्राफी के साथ ऐसी है कि इसके अंदर हम लोग ना कंटेंट बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं. कैसे? वी हैव टू इमेजिन द थिंग्स, वी हैव टू लर्न द थिंग्स
एंड इसके अंदर का जो भी कंटेंट है इसको हमको रटना नहीं है, ये हिस्ट्री की तरह नहीं है। इसमें क्या होगा, हमको सब कुछ इमेजिन करना है, राइट। और सबके साथ हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तो ये सब्जेक्ट आराम से निकल जाता है, ये सब्जेक्ट आराम से हो जाता है। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट में डरने जैसा कुछ नहीं है। आपको कुछ भी अगर टर्म समझ में नहीं आएगी तो चिंता भी नहीं करनी है, क्योंकि सारी टर्म्स आगे आएगी। और जो जो टर्म्स मैं अभी ले रही हूँ आपको अभी डिफ़िकल्ट लग सकती है, लेकिन आगे जब आप इनको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी ईजी थी, है ना। तो देयर स्टडीज़ मतलब उन प्लेसेस की स्टडीज़ मतलब क्या होगा, द इवन एंड अनइवन पैटर्न्स ऑफ द लैंडफॉर्म्स, ओके। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, we are going to learn about the topographies, and for this subject is made for right now. So I think what is geography is clear. Now we are going to learn the second portion, that we were learning about the basics of the solar system, right. So we are going to learn about the solar system first. So we know that in our solar system there are 8 to 9 planets, right. Why 8 to 9 planets? Because we know that there are 8 planets. Ninth one is the dwarf right now. यस, नाइन्थ वन क्या है, डॉर्फ है अभी। क्यों डॉर्फ है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर अभी नहीं, ठीक है। अभी मैं जस्ट बेसिक बता रही हूँ आपको। तो वी नो दैट आर सोलर सिस्टम इज देयर इन द स्पेस, राइट, ये सभी को पता है। एंड स्पेस के अंदर वी हैव लॉट ऑफ गैलेक्सीज, इन दैट वी आर लिविंग इन पर्टिकुलरली इन अ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी सोलर सिस्टम कहाँ है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, राइट। और मिल्की वे गैलेक्सी में कहा इज 27,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। नाउ व्हाट इज दिस लाइट ईयर्स, तो ये जो लाइट ईयर्स वाला कॉन्सेप्ट है, आई विल मेक इट क्लियर व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्टार्स, ओके। हम लोग जब भी स्टार्स पढ़ेंगे, अभी 1 या 2 क्लास के बाद ये स्टार्स वाला पोर्शन आएगा, तब आई विल मेक इट लर्न व्हाट इज द लाइट ईयर्स। बट राइट नाउ अंडरस्टैंड दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग, ओके। ये एक प्रोसेस ऑफ काउंटिंग है, अभी इतना समझ लो। 27,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई मिल्की वे गैलेक्सी एंड इन दैट इट इज 27,000 kilometers away from its center, okay. For example, this is the center, yeah, right. So now example, this is a center and this is 27,000 light years away from the center. So just remember these 2 points. Now we are going to learn about sun. So look, this light years I will make you learn in the next class with its concept, okay. And right now as well we are learning about the sun. ये sun क्या है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है, राइट। ये सबसे अहम हिस्सा है। इसको अहम हिस्सा क्यों कहेंगे, देखो अगर सन नहीं होता तो ना हम लोग होते, ना खाना होता, ना अनाज होता, ना कोई धरती पे कोई चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती ही नहीं, राइट। तो ये हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट साहब है, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। राइट नाउ आई एम जस्ट मेकिंग यू लर्न सम शॉर्ट पॉइंट्स अबाउट इट, लाइक 2 पॉइंट्स ओनली। और इनके बारे में ब्रीफ में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सन से क्वेश्चंस 2 या 3 बार यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, प्रीलिम्स में। मेंस में तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स में 3 से 4 क्वेश्चन हैं। आपको ये क्वेश्चंस भी रिवाइज कराऊंगी जब हम लोग उसका टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग कोई टॉपिक्स कवर करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम वो भी रिवाइज करेंगे, ओके। तो डोंट वरी। Right now just learn about sun, that sun has a surface temperature of 6,000 around 6,000 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक ये कट हो रहा होगा, आप लोग डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो, that sun has the surface temperature of around 6,000 degree Celsius, right. Sun has the surface temperature around 6,000 degree Celsius. You can write this line. I am repeating, sun has surface temperature around 6,000 degrees Celsius. Right. Now the second point you have to revise or write in that is, interior of the sun can be as hot as 20 million degrees Celsius. It can increase up to 20 million degrees Celsius. Okay. Or you can write, interior of the sun can increase temperature up to 20 million degrees Celsius. Clear? Okay.
So what we learnt in the solar system, that we have 8 planets currently. 9th one is the dwarf, right? Then we have our solar system is there in the Milky Way galaxy. It is 27,000 light years away from the Milky Way galaxy. Light years we are going to learn when we are learning about stars. Sun क्या है? This is also basic about sun. Its surface temperature is 6,000 degrees Celsius and interior can increase up to 20 million degrees Celsius. Okay. There are some more important point about sun. We are going to learn it in the upcoming classes. Okay. Why I am not taking it here right now? Because before it we have to learn some basic things. Once the basic is clear, we are going to move. Okay. If you want, I am revising once again. Just write down those lines if you are not able to see the lines. Okay. I am revising. Sun has surface temperature of around 6,000 degrees Celsius and its interior may increase up to 20 million degrees Celsius. Okay, interior temperature. Okay. Now we are learning about the next part, that is about the planets. So we are learning the next point, that is planets. Okay. So what is there in the planets? What we have to learn about the planets? So look, there are two types of planets. Two types. One is terrestrial planets, the other one is Jovian planets. तो आप सोच रहे होंगे ये क्या है, Jovian and terrestrial, right? So look, terrestrial planets, ये जो for example this is our sun. Okay, Mercury, Venus, Earth, Mars, और उसके बाद हमारे स्टार्ट होते हैं जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपच्यून और ये प्लूटो, राइट, जिनको अभी डॉर्फ कहा गया है. तो देखो ये इतने हमारे क्या है, प्लैनेट्स हैं. और जो ये स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं ना, इनको हम लोगों ने किस में डिवाइड किया है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में. और ये जो बाद के 4 प्लैनेट्स हैं इनको हमने डिवाइड किया है जोवियन में. ये ऐसा क्यों है, ठीक है. तो देखो ये जो स्टार्टिंग वाले 4 प्लैनेट्स हैं, दे आर मेड फ्रॉम रॉक्स. Okay, they are made from rocks and these are near to the sun, so they experience strong solar flares. ठीक है, सन के पास करीब होते हैं, करीब मतलब हम लोग काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी जो जोवियन प्लैनेट्स हैं उनके कंपैरिजन में सन के हम लोग करीब है, राइट. करीब है इसलिए हमको क्या होती है, ज़्यादा सोलर फ्लेयर्स को, ज़्यादा सोलर विंड्स को एक्सपीरियंस करने का चांस मिलता है, लाइक वो आते हैं हमारे पास ज़्यादा. तो इस वजह से क्या हो जाता है, हमारी जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनकी क्या हो जाती है, हीट काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट. दे हैव द चांसेस ऑफ एटमॉस्फेयर. बाकी सारे प्लैनेट्स के जो एटमॉस्फेयर है और अर्थ का भी जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ के जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनका एटमॉस्फेयर कैसे होता है, थीन होता है, राइट. काफ़ी ज़्यादा घना एटमॉस्फेयर होगा क्या, नहीं होगा, इनका एटमॉस्फेयर थीन होगा. और इसमें कौन कौन से है, जैसे मैंने पहले भी बताया, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये 4 प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल में आ जाएंगे. क्लियर. So I am repeating again. These are the terrestrial planets. Why terrestrial planets? Because they are near to the sun. They have rock. They are made from rock. This is the major point. Because of this, we call it as a terrestrial planet. Then they have thin atmosphere. They have strong solar flare. ये समझ सकते हैं क्यों strong solar flare होंगे, because ये काफ़ी नज़दीक है. There is one more point to learn, that they have less number of satellites. इनमें क्या है, कम सैटेलाइट्स का रिवाज है. रिवाज इन द सेंस, मुझे ये कहना है कि यहाँ पे सैटेलाइट्स कम होंगी. अभी बता सकते हो आप लोग क्यों कम होंगी, कोई आइडिया आपको है, बेसिक सा पॉइंट? नहीं बताया फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है. क्यों कम होगा इनके पास, बिकॉज यहाँ पे देखो ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज है सन के, राइट. और इनके बाद वाले जो भी प्लैनेट्स हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े, दे आर द बिग प्लैनेट्स. ठीक है, एंड कंपेरेटिवली दीज प्लैनेट्स आर द स्मॉल प्लैनेट्स. ठीक है, ये एक डिफरेंस है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, दीज आर द स्मॉल प्लैनेट. नाउ दीज आर स्मॉल, दीज आर बिग प्लैनेट, एंड सन इज ऑल्सो हैविंग इट्स ओन ग्रेविटेशनल फोर्स जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो अभी दोनों साइड से ग्रेविटेशन पुल होता है. ठीक है, सन के पास से भी ग्रेविटेशन पुल होगा एंड प्लैनेट्स के पास से भी ग्रेविटेशन पुल होगा. इन दोनों साइड्स के ग्रेविटेशन के पुल की वजह से क्या होगा, जो भी हमारे बीच बीच में ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, ये क्या होता है, पार्ट्स ऑफ या तो प्लैनेट होते हैं या फिर जो भी
स्पेस के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक ऑर्बिट में कैच होके ये सैटेलाइट्स बन जाते हैं, राइट। ये अभी आगे आगे इनको और पढ़ना है, जैसे मून पढ़ेंगे उस टाइम पे ही सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो बेसिक है वो बता दूंगी। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ एंड अर्थ के ये दिस इज अर्थ, ओके, एंड अर्थ के पास हमारा खुद का सैटेलाइट है, वो क्या है, मून। तो ये क्या माना जाता है, एक तो ये मून जो है ये अर्थ का पार्ट है, या फिर इसको मार्स का पार्ट भी माना जाता है, ठीक है। या इसको ऐसा भी कहा जाता है कि ये स्पेस में से कोई ऑब्जेक्ट था जो आके अर्थ के ऑर्बिट में कैच हो गया। अभी अर्थ का ऑर्बिट मतलब जहाँ अर्थ की खुद की ग्रेविटी इसको पुल कर रही है, सन इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, एंड अदर प्लैनेट्स भी पुल कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट में स्टेबल हो गए, ठीक है। तो ये अर्थ के ऑर्बिट में क्या हो गया, स्टेबल हो गए। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है कि दोनों साइड से ग्रेविटेशन पुल स्ट्रांग होने से, प्लैनेट्स का खुद का पुल स्ट्रांग होने से क्या हो जाता है, यहाँ पे सैटेलाइट ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, या तो वो एस्ट्रॉइड बेल्ट में चली जाती है, ये भी पार्ट में आगे इसी स्लाइड में आगे आपको पढ़ाऊंगी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है, या फिर ये कहीं और जाके स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इनमें क्या है, लेस नंबर ऑफ सैटेलाइट्स का रिवाज है, क्लियर। तो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर मेड फ्रॉम रॉक्स, they have thin atmosphere, they have strong solar flares, after that they have less number of satellites, and what are those planets, these planets are Mercury, Venus, Earth and Mars, okay। अभी हम लोग पढ़ेंगे जोवियन प्लैनेट्स, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट क्लियर ऑल दिस so that I can explain you the Jovian part as well. नाउ लुक वी आर लर्निंग अबाउट दिस जोवियन प्लैनेट्स, राइट। जैसे मैंने कहा था इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग जोवियन प्लैनेट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो लुक एंड दीज आर आर जोवियन प्लैनेट्स, ये जो चार बड़े बड़े प्लैनेट्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारे जोवियन प्लैनेट्स है, ठीक है, ये है हमारे जोवियन प्लैनेट्स। तो इनको जोवियन प्लैनेट क्यों कहा है, देखो पहले तो ये बड़े बड़े प्लैनेट्स है, दीज आर बिग प्लैनेट्स, ओके। आफ्टर दैट दे आर मेड फ्रॉम गैसेस, ये कैसे बने, ये गैसेस से बने हैं, ठीक है। एंड दे हैव थिक एटमॉस्फेयर इन देम, थिक एटमॉस्फेयर, एंड उसके बाद क्या है, इनको बहुत सारे सैटेलाइट्स भी है, दे हैव मोर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। अभी इनको एक समझने जैसी बात यह है कि इनमें थिक एटमॉस्फेयर क्यों होता है, इनका एटमॉस्फेयर इतना थिक क्यों होता है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर मेड फ्रॉम द गैस इटसेल्फ, ये प्लैनेट्स खुद में कैसे बने, ये गैस से बने हैं कि नहीं, सॉरी ये तो हमारे टेरेस्ट्रियल हो गए, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्लैनेट कैसे, ये खुद ही गैस से बने हैं, ठीक है। तो और इनका एटमॉस्फेयर में भी क्या होंगे, गैसेस होंगे, दे हैव देयर एटमॉस्फेयर, एंड इन दैट एटमॉस्फेयर एज वेल दे हैव सम गैसेस। So when they are exchanging the gases are not escaping in the space, right? They are just being trapped into the atmosphere. So why this is thick? This is the reason. ये क्यों इतना थिक है, तो देखो पहले तो ये खुद भी क्या है, गैस से बने हुए हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी क्या है, कुछ गैसेस है, और जब ये गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो गैसेस होती है ये इनके एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है, स्पेस में एस्केप हो पाती है क्या, नहीं हो पाती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनका एटमॉस्फेयर थिक हो जाता है। Now they have weak solar flares. Why weak solar flare? We can understand because they are very away, where they are far away from the sun, right? ये हमारे सन से कैसा काफ़ी दूर है, इसीलिए इनको क्या है, वीक सोलर फ्लेयर्स है। दे हैव मोर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, क्यों है, बिकॉज ये तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर एज वेल इन द टेरेस्ट्रियल वन, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल एंड पुश, and these all the planets are the big planets, so they have strong gravitational force, so all the objects which come into the orbit just get trapped into it and just behave like the satellite only, okay, here. So they have more number of satellites. Which are the planets which are included in the Jovian one? So these are Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, clear? I am repeating whatever we have learnt until now. Look, Jovian planets are made up of gases, yeah? Then they have thick atmosphere. Why thick atmosphere? Because they are already made up of gases. They have atmosphere gases,
okay, which do not let the gases of the planet to escape into the space. Okay, so this is the reason why we have weak solar flares, because they are away from the sun. Then why we have more number of satellites? Because planets had itself big. They have strong gravitational pull and push. Because of this, the objects which are coming into the orbit of the planet get stuck there, get stable there, and it behaves like the satellite. Okay. Right. Now we are moving to the next. So what are the next point that we have to learn? Next we are going to learn about some terrestrial planets. Okay. What are the terrestrial planets that we know? We know that Mercury, then Venus, then our Mars, and then the Earth. These are nothing but the terrestrial planets. So we are learning basic points about this. If you want, you can just make a note of it. Okay. That Mercury is the smallest planet and it is closest to the sun. We know about it, right? We can understand this point. मर्क्यूरी क्या है? सबसे छोटा प्लैनेट है और कहाँ रहता है? सन के सबसे पास है. क्यों? बिकॉज वो फर्स्ट नंबर पे है, वो सन से सबसे करीब है, राइट? इट टेक्स 88 days टू कंप्लीट वन ऑर्बिट. ये क्या है? 88 days टू कंप्लीट वन ऑर्बिट. नाउ लुक, दिस इज अर्थ, दिस इज सन. हमको पता है अर्थ क्या करती है? सन के अराउंड घूमती है, राइट? सन के अराउंड क्या करती है? घूमती है. तो ये जब सन के अराउंड घूमती रहती है, इसको कितना दिन लगता है अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में? 365 days. इसको हमने क्या कहा है? हमारा ईयर कहा है, ठीक है? ये 365 नहीं होगा, ये 366 होगा. ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ने वाले, बट अभी के लिए इतना जानते हैं कि अर्थ कितना टाइम लेती है सन के अराउंड अपनी एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए? 366 days, ठीक है? उसी तरह से मर्क्यूरी को कितने दिन लगते हैं? मतलब मर्क्यूरी पे अगर हम लोग रहते होते तो मर्क्यूरी पे हमारा साल कितने दिन में ख़त्म हो जाता? 88 days में. तो यूपीएससी 88 days के अंदर दूसरा एग्जाम कंडक्ट करवा देता, राइट? ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ जोक. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज वीनस. तो ये जो वीनस है, इनको हम ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहते हैं. इससे अलावा इसके बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आते. ये जस्ट बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ जो हमको पता होने चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है? तो वीनस इज नथिंग बट द अर्थ लाइक, एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज द ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ. नाउ मार्स, आई थिंक मार्स कट हो रहा होगा, तो आप लोग अगर कट हो रहा है तो इसका पॉइंट नोट कर लो. यहाँ पे मैं फिर से लिख रही हूँ, मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट, राइट? हमको पता है इसको रेड प्लैनेट कहते हैं. रेड प्लैनेट, सॉरी, मार्स क्या है? रेड प्लैनेट है. मार्स पे क्या है? डार्क पैचेस है, ठीक है? मार्स पे क्या है? डार्क पैचेस है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी शुड लर्न अबाउट मार्स इज इट हैव 2 moons. One is Deimos and the other one is Phobos. Now why this becomes important? ये इतना important क्यों हो जाता है हमारे लिए? Because हमारा मार्स मिशन, राइट? हमने मार्स मिशन किया था, इसी वजह से यूपीएससी ने मार्स के मून से एक बार क्वेश्चन पूछा है और इसी वजह से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है? तो रिमेंबर दैट मार्स हैव 2 moons. फर्स्ट इज डेमोस एंड द सेकेंड इज फोबोस, ठीक है? आप इसको या तो लर्न कर लो या फिर आपके नोटबुक में कहीं लिख लो. आई एम रिपीटिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ मार्स बिकॉज आई थिंक दे आर बीइंग कट इनटू दिस स्लाइड. मार्स इज अ रेड प्लैनेट, it have dark patches and it have 2 moons. Just write down the name of the moon. I have wrote here. First is Deimos and the second one is Phobos. Clear है? I guess आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा. Nice. Now we are moving to the next one. This is about the Jovian planet. Okay. ये हमारे जो 4 जोवियन प्लैनेट है इनके बारे में भी पढ़ते हैं. तो इनकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने ज़्यादा ली है जस्ट बिकॉज सैटर्न से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? सैटर्न से खुद से नहीं आया है, सैटर्न के रिंग्स के ऊपर एक बार क्वेश्चन बन चुका है, एक बार जुपिटर के ऊपर से क्वेश्चन बन चुका है एंड एक बार यूरेनस को क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया था, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? बट बिफोर दिस जस्ट मेक नोट ऑफ दीज पॉइंट्स. जुपिटर को क्या कहते हैं? जुपिटर के ऊपर एक
बिग रेड जायंट्स प्लांट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जुपिटर है। जुपिटर के ऊपर क्या है, एक बड़ा सा रेड कलर का डॉट है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ठीक है। मानते हैं मतलब ये पता है, और हम इसको अभी ऐसा मानते हैं कि ये डॉट है, एक बड़ा सा रेड डॉट है, और ये जो रेड डॉट है ये हमारी अर्थ की साइज से डबल है। तो सोचो उसके ऊपर का डॉट इतना डबल हो सकता है तो वो कितना बड़ा होगा, राइट। और क्यों, इनकी ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स नहीं होंगी फिर। ओके, so Jupiter have a big red giant which is the double size of the Earth. It has 79 satellites and the surface is very cold. And surface gases कौन सी होती है यहाँ पे, हाइड्रोजन एंड हेलियम। ओके, just note down this that surface gases of Jupiter are hydrogen and helium. Then Saturn के बारे में क्या जानना ज़रूरी है हमारे लिए, ये काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने यहाँ कवर किए, बट रिमेंबर these are not important for us as exam perspective. We should just know what are the important points, क्योंकि यहाँ से पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जितना इम्पॉर्टेंट मुझे लगा मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन किया है। इसके अलावा आपको इनके बारे में डेप्थ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन पे से डायरेक्टली कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। इन पे से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका सोच समझ के मैंने आपके लिए ये क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। तो डोंट वरी, सॉरी आपके लिए नोट्स बनाए, इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट डू नॉट गो इनटू द डेप्थ। नाउ लुक, इट हैज़ 82 सैटेलाइट्स। सैटर्न की कितने हैं, 82 सैटेलाइट्स हैं। सैटर्न की वन ऑफ द लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है पता है, टाइटन। टाइटन से कुछ याद आ रहा है, टाइटन से हमको टाइटैनिक जहाज तो याद नहीं आ गया। ओके, टाइटन हमारे वॉच का भी ब्रांड है, राइट। ओके, सो टाइटन क्या है, यहाँ के सैटर्न का जो क्या है सबसे बड़ा सैटेलाइट है। और ये जो टाइटन है इनको हमको स्पेशली क्यों पढ़ना पड़ा, बिकॉज टाइटन के पास क्या है पता है, खुद का एटमॉस्फेयर है। तो भाई साहब अपना खुद का एटमॉस्फेयर लेके चलते हैं, और इनकी लेयर जो है वो लिक्विड लेयर है, इनके पास एक लिक्विड लेयर भी है, ठीक है। इसीलिए इनको अच्छे से पढ़ना पड़ रहा है। टाइटन का क्या है, एक खुद का एटमॉस्फेयर है और इनकी एक खुद की लिक्विड लेयर है। नाउ और इनको, ठीक है, एंड इट टेक्स नियरली 29, अब ये सैटर्न है, सैटर्न टेक्स 29.5 ईयर टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। जैसे हमारे अर्थ पे कितने दिन लगते हैं मैंने आपको बताया 366, एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में सैटर्न को कितना टाइम लगता है, सैटर्न को लगता है 29.5 ईयर्स। तो देखो अगर सैटर्न पे हम लोग रहते होते तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता एक साल में बिताने के लिए, राइट। आधे तो हम लोग बूढ़े ही हो जाते, जब तक हमारा सेकेंड बर्थडे आता तब तक तो हम लोग 60 साल के हो जाते, है ना। और तब तक हमारे कितने साल हुए होते पैदा होके, बस 2 साल। Jokes apart, now just remember that it takes 29.5 years to complete the second its one rotation. Then we are learning about Uranus. Saturn के बारे में एक और पॉइंट रह गया। Saturn has 3 rings, okay? It has 3 rings on it. तब आपने हमको ये तो पता ही होगा Saturn के आसपास कैसे 3 रिंग्स बने हुए हैं, ठीक है। और इन रिंग्स में क्या होगा, सैटर्न की जो रिंग्स है इसमें क्या होता है, यहाँ पे कुछ कुछ स्मॉल रॉक्स, आइसी क्रिस्टल्स, ये सारी चीज़ें होती है। ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पता होना चाहिए इसलिए बता रही हूँ। सैटर्न के रिंग्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे रॉक्स हैं, आइसी क्रिस्टल्स हैं, और जो भी कोई आस पड़ोस की चीज़ें होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इनकी क्या है, ग्रेविटेशनल पुल एंड पुश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसके लिए इनके ऑर्बिट में, इनके रिंग्स में कोई ना कोई चीज़ें आके अटक जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैटर्न का। अभी यूरेनस के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे सैटर्न को रिंग है ना, वैसे ही यूरेनस को क्या है, ब्लूइश ग्रीन कलर का डिस्क है, ठीक है, इनके अराउंड। और इनका क्या है, ये सारे प्लैनेट जो है ना वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, ठीक है। हमारी अर्थ भी वेस्ट तरफ से ईस्ट तरफ की साइड में रोटेट करते हैं, ठीक है। मगर हमारे ये यूरेनस भैया कैसे रोटेट करते हैं पता है, ये रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। ये क्यों ऐसा है, क्योंकि हम इनको क्या कहते हैं, ये इनका रोटेशन जो है ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। अब ये क्यों है, क्या है, इसकी इतने डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया है। सारे प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट।
ये अकेले यूरेनस भैया कैसे रिवॉल्व करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। ओके, नाउ वी आर लर्निंग अबाउट नेपच्यून। तो नेपच्यून के बारे में क्या जानना जरूरी है, इनको 2 सैटेलाइट्स है और ये बहुत ज़्यादा ठंडे है, ये मच कोल्डर। वाई इट इज़ मच कोल्डर, यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द लास्ट प्लैनेट। यहाँ तक जाने सन की रीच कम हो जाती होगी, सन की जो एनर्जी है वो यहाँ तक कम हो जाती है। इनका जो चक्कर है ये भी काफ़ी बड़ा होता है, तो सन के पास जाने का मौका इनको बहुत कम बार मिलता है। एंड दिस इज द रीज़न दैट इट हैज़ दिस इज़ अ कोल्ड प्लैनेट। ओके, क्लियर हो गया। नाउ वी आर लर्निंग टू द बेसिक पॉइंट्स और द बेसिक टर्म्स दैट आई टोल्ड यू इन द क्लास। लेकिन देखो, अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है आप लोग सोच रहे होंगे ये तो क्या ही हमारे काम आएगा, राइट। लेकिन जोवियन प्लैनेट क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या है, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे से एक बार क्वेश्चन आ चुका है। कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के बारे में 2-3 बार क्वेश्चन आए हैं। एक पुराने टाइम पे आ चुके हैं, ये अभी के क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर ही हमारे बेस्ट फ्रेंड्स है, इनका सिलेबस ही हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो हम इनको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, तो इसीलिए हमने ये सारी पॉइंट्स अभी तक पढ़े। दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर लर्निंग दीज पॉइंट्स। ओके, नाउ वी आर लर्निंग अबाउट सम बेसिक टर्म्स। ओके, दीज आर नॉट रिपीटेड इन एनी, लाइक ये अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, ये आगे कभी रिपीट होगा या नहीं पता नहीं। लाइक कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन पॉइंट्स को हम लोग रिपीट करेंगे। लेकिन देखो, ये अभी क्यों पढ़ना ज़रूरी है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी स्ट्रक्चरिंग कैसी है, तो अभी आप इसको पढ़ लोगे तो आपको ये ध्यान रह जाएगा, ठीक है। और इसीलिए आपको अभी इसको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। डोंट वरी, क्लासेस आपको मुझे लग सकता है आपको कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक हो रहा है, काफ़ी बोर हो रहा है। अगर बेसिक लग रहा है तो भी आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अभी नहीं पढ़ोगे तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स जब देखोगे तब तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए जो भी चीज़ें मैं आपको अभी दे रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ो, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो इस वीडियो को फिर से आप लोग देख सकते हो। कोई भी डाउट्स आते हैं तो जैसे मैंने पहले ही कहा, वी आर द वन स्टॉप सॉल्यूशन, एग्जैक्ट आईएएस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन, वी आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। लेट मी जस्ट चेंज द कलर सो दैट आई कैन ड्रॉ। अभी हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर बना के सीखेंगे। आई होप दिस इज विजिबल। ये हमारा है ब्लू प्लैनेट। कौन सा ब्लू प्लैनेट है, हमारी अपनी अर्थ, राइट। ये पहले मैं सारे ब्लू में ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसा मत समझिएगा कि सारे प्लैनेट्स ब्लू प्लैनेट्स हैं। ओके, अभी आप लोग कह रहे होंगे कि ये मैंने ड्रॉ क्या किया है और यहाँ लिखा है हेलियोस्फीयर। ये सारे प्लैनेट्स मैंने ड्रॉ किए और यहाँ पे लिख दिया है हेलियोस्फीयर। इसका मतलब क्या है, तो देखो, दिस इज नथिंग बट, हेलियोस्फीयर का मतलब शॉर्ट में समझ लेते हैं, इफेक्ट ऑफ सन। ये हमारे जो सन है इनका इफेक्ट कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो देखो, हमारे सारे प्लैनेट्स पे सन का इफेक्ट है, तो ऑल द प्लैनेट्स आर केप्ट अंडर द हेलियोस्फीयर। सारे प्लैनेट्स कहाँ होंगे, हेलियोस्फीयर। तो जस्ट नोट वन पॉइंट हियर, हेलियोस्फीयर मीन्स इफेक्ट ऑफ sun and all the planets are in the are there in the heliosphere. Clear?
सारे प्लैनेट्स कहाँ है हमारे हेलियोस्फीयर के अंदर है, ठीक है। ये हो गया हेलियोस्फीयर, क्लियर है। देखो हेलियोस्फीयर का मतलब क्या होगा, जहाँ तक हमारे सन की रीच होगी, जहाँ तक हमारी सनलाइट पहुँचेगी उस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, हेलियोस्फीयर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक और छोटा सा पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे सनलाइट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, है ना। दिस इज द रीजन जहाँ पे सनलाइट स्ट्रांग होगी। अब जैसे जैसे लाइट दूर जाती है वैसे वैसे क्या होती है, एक टाइम पे के बाद ख़त्म होने लगती है, राइट, या फिर उनका रीजन कम होने लगता है, वो ऐसे। तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है लास्ट में, अगर आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, राइट। तो इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस लाइन, दिस इज टर्मिनेशन शॉक। टर्मिनेशन शॉक का मतलब क्या होता है, जहाँ से अब सन का इफेक्ट कम होने लगा है, मतलब खत्म होने की ओर आ रहा है, ठीक है। टर्मिनेशन शॉक मीन्स इफेक्ट ऑफ सन स्टार्ट्स टू एंड। इफेक्ट ऑफ सन क्या हो रहा है, खत्म होते आ रहा है, ठीक है। तो राइट डाउन, टर्मिनेशन शॉक मीन्स द इफेक्ट ऑफ सन स्टार्ट्स टू एंड। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट हेलियोपॉज। देखो अभी यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था, टर्मिनेशन शॉक। टर्मिनेशन शॉक में हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सन क्या हो रहा है, खत्म होने की तैयारी में। अभी इसके आगे अगर हम लोग देखें तो हमारा स्पेस काफ़ी बड़ा है। स्पेस के अंदर मिल्की वे गैलेक्सी खुद इतनी बड़ी है और उसके अंदर कितनी सारी दूसरी दूसरी गैलेक्सीज है। तो क्या हमारा एक सन सफाइज होगा इतने बड़े स्पेस को एनर्जी देने में, नहीं। तो किसी एक रीजन के बाद स्पेस की भी लाइट क्या हो जाएगी, सन की भी लाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे आना बंद हो जाएगी, राइट। तो इफेक्ट ऑफ सन इज नो मोर इज नोन एज हेलियोपॉज, मतलब जहाँ पर हमारे सन का इफेक्ट पूरा खत्म हो चुका है उस रीजन को हम क्या कह रहे हैं, हेलियोपॉज। राइट डाउन, इफेक्ट ऑफ सन नो मोर, ठीक है। यहाँ पे अब इफेक्ट का सन क्या है, सन का इफेक्ट क्या है, नो मोर है, ठीक है। यहाँ पे हमको कोई इफेक्ट नहीं है सन का। दिस रीजन इज नोन एज हेलियोपॉज। आई गेस यहाँ तक सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ है। रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स फॉर यू। व्हाट इज हेलियोस्फीयर, हेलियोस्फीयर मतलब जहाँ तक हमारे सन का इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे सारे प्लैनेट्स क्या है हमारे हेलियोस्फीयर के अंदर है, इवन द प्लैनेट प्लूटो जो डॉर्फ हो चुका है वो भी क्या है, हेलियोस्फीयर के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद एक सबसे बड़ी पॉइंट, टर्मिनेशन शॉक। टर्मिनेशन शॉक क्या है, जहाँ से हमारे जो सन का इफेक्ट है वो ख़त्म होने लगा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, सन का इफेक्ट ख़त्म होने को आ गया है। और हेलियोपॉज क्या होगा, यहाँ से आगे आपको सन का इफेक्ट मिलेगा ही नहीं। क्लियर है, आई थिंक इट इज़ क्लियर। बट बिफोर इट जस्ट लेट मी क्लियर इट, आई हैव सम इम्पॉर्टेंट थिंग टू टेल यू। ओके, यहाँ पे नहीं, हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे बिकॉज यहाँ पे जगह भी नहीं है हमारे पास। जब ये ऊट क्लाउड पढ़ाती हूँ, ओके, ये ऊट क्लाउड क्या है, अब ये क्लाउड्स के भी क्या पैटर्न होते हैं, इनका भी कुछ नाम होता है। तो यस, क्लाउड्स के भी काफ़ी सारे नाम हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको तो बहुत टाइम है। लेकिन ये ऊट क्लाउड क्या है, ये मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया है। तो ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको सबसे पहला पॉइंट अगर इसके बारे में कुछ लर्न करना है तो ये क्या है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। मतलब ये असलियत में है क्या, नहीं है, ये जस्ट इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। अभी देखो मैंने आपको कहा था हेलियोस्फीयर, हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। और हम लोग ऐसे मान के चलते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, टर्मिनेशन शॉक है। तो यहाँ तक हमारा क्या होगा, हेलियोस्फीयर होगा। ये रीजन हमारे क्या है, हेलियोस्फीयर की रीजन है, ठीक है। ये हेलियोस्फीयर की क्यों रीजन है, मैंने पहले भी बताया, जहाँ तक हमारा इफेक्ट ऑफ सन होगा वो हमारी क्या हो जाएगी, हेलियोस्फीयर की रीजन हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई हमारी हेलियोस्फीयर की रीजन, और ये हो गया हमारा टर्मिनेशन शॉक, जहाँ से हमारा सन का इफेक्ट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अभी इनके बीच में से एक आइसी क्रिस्टल की लेयर होती है, ठीक है। ये क्या है, हमारा ऊट क्लाउड है, आइसी क्रिस्टल की एक लेयर है। इसको हमने क्या नाम दिया है,
ऊट क्लाउड। अब मुझे बताओ, टर्मिनेशन शॉक यहाँ पे, हेलियोस्फीयर यहाँ पे, अभी ये बीच में आइसी क्रिस्टल का लेयर, ये क्यों, इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखो, ये एक इजी कॉन्सेप्ट है, ये इजीली समझ सकते हैं हम लोग। जहाँ तक हमारे सन की रीच होगी, देखो यहाँ हमको पता है यूरेनस एंड नेपच्यून एंड प्लूटो। प्लूटो को तो हमने डॉफ ही माना है, लेकिन जो हमारा नेपच्यून भी है, वो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि इनका सरफेस कैसा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है। क्यों है? ये बहुत ज़्यादा दूर है ना सन से, इनकी रीच यहाँ तक आते आते यहाँ पे सन रेज कैसी हो जा रही है, वीक हो जा रही है, तो ये रीजन कैसा हो गया, पूरा कोल्ड हो चुका है, राइट। तो और इसके बाद वाला जो रीजन होगा जहाँ पे हमारा सन का इफेक्ट ही खत्म होने आ गया है, वहाँ पे हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे एक आइसी क्रिस्टल का लेयर है, राइट। तो इस आइसी क्रिस्टल के लेयर को हमने क्या कहा है, वुड क्लाउड कहा है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, बस इतना ध्यान रखो, आइसी क्रिस्टल लेयर जो हेलियोस्फीयर और टर्मिनेशन शॉक के बीच में होगा। और मैंने जैसे आपको कहा था, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा मिस हो रहा है, आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर इट हियर ओनली। ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज माय अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। ये एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर। और इस डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते पता है? और इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 1 AU। इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्यों कैलकुलेट किया है? तो जो भी सारे इवेंट्स हैं जो स्पेस के अंदर होते हैं, हम इनको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं। और हमारे अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, 1 AU मीन्स 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितना है हमारे अर्थ और सन का डिस्टेंस? इट इज़ एवरेज 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो जस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ and sun is known as 1 AU or 1 astronomical unit. Average distance between sun and earth is 150 million kilometers. Clear? तो ऊट क्लाउड में हमने क्या पढ़ा? इट इज़ द इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, फर्स्ट पॉइंट। और इसके अंदर हमने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़े कि ये आइसी क्रिस्टल से बने। आइसी क्रिस्टल का एक लेयर है, कहाँ है, हेलियोस्फीयर एंड टर्मिनेशन शॉक के बीच में, ठीक है। ये हेलियोस्फीयर एंड टर्मिनेशन शॉक के बीच वाला पॉइंट। नाउ वी आर लर्निंग द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एस्ट्रॉयड बेल्ट। अभी हमको एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में पढ़ना है। तो वी आर लर्निंग अबाउट द एस्ट्रॉयड बेल्ट। हमको किसके बारे में लर्न करना है? एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में लर्न करना है, ठीक है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट होता क्या है? अभी ये नया कॉन्सेप्ट है एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये होता क्या है और ये कहाँ होता है एग्जैक्टली? तो देखो, एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉयड क्या है? आर द रॉकी ऑब्जेक्ट्स मेजरली मेड फ्रॉम आयरन एंड निकेल। ये क्या है? ये रॉक्स है, ठीक है। मेजरली किन चीज़ से बने होते हैं ये लोग? रॉक और निकेल से बना हुआ, ठीक है। और ये लोग ये कहाँ होते हैं और ये क्यों होते हैं, पहले तो इनको समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्पेस में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। स्पेस खुद ही कितना बड़ा है, यहाँ पे कितने सारे प्लैनेट्स बन चुके हैं, कितने सारे फिनोमिनास अभी भी कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, राइट। तो इनके अंदर क्या होता है, कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, तो अपनी जगह को छोड़कर किसी और जगह पर आकर क्या होने लगते हैं, स्टेबल होने लगते हैं। और ऐसे जो छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड कहा जाता है। अभी ये काफ़ी छोटे लग रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स अगर हम लोग इनको देखें तो ये कभी कभी अर्थ से भी बड़े होते हैं, लेकिन हमारी कॉन्सेप्ट में हम इनको कैसे समझेंगे? छोटे समझेंगे, ठीक है। तो देखो, ये क्या है? एस्ट्रॉयड्स है जो काफ़ी छोटे होते हैं, ये रॉकी ऑब्जेक्ट से बने हुए होते हैं। इनको हम रॉक भी कह सकते हैं। मेजरली इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं? इनके अंदर मिलते हैं एक तो आयरन या फिर निकेल। क्लियर? अभी हमको पढ़ना है ये एग्जैक्टली है क्या। तो देखो, एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, सन क्या करता है,
यहाँ पे हम लोग समझते हैं सन क्या करता है, इसकी ग्रेविटेशन पुल की वजह से किसी चीज़ को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, अभी हम जैसे इधर जाएंगे तो यहाँ पे हमको पता है जोवियन प्लैनेट्स ये खुद भी बहुत बड़े बड़े, ये भी क्या करते हैं, अपनी ओर किसी चीज़ को खींचने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास छोटे छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो ये प्लैनेट्स के फॉर्मेशन की टाइम पे बने हैं या फिर कहीं और से आके हमारे सोलर सिस्टम में स्टेबल हो चुके हैं, तो ये क्या करेंगे, एक तो ये इधर बढ़ने की कोशिश करेंगे या तो इधर बढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। और इन दोनों के चक्कर में, इन दोनों की वजह से, इन दोनों के ग्रेविटेशन पुल की वजह से हमारा जो मार्स और जुपिटर है ना, इनके बीच में यहाँ पे ये लोग स्टेबल हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स देखने को मिलते हैं और इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है हमने, एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो ये यहाँ पर ही क्यों स्टेबल हुए कि हमको पता है जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है, राइट, और सन है जो खुद के अपने आप में बहुत बड़ा है और इसकी ग्रेविटेशन पुल भी बहुत स्ट्रांग है। तो इन दोनों की ग्रेविटेशन की पुल की वजह से ये क्या हो गए, यहाँ पे स्टेबल हो गए, ये एस्ट्रॉइड्स यहाँ पे स्टेबल हो गए, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट। ओके, so what are the points that we should remember when we are learning the asteroid belt? Asteroids are made up of rock. They are majorly made up of iron and nickel. Okay, these are the two elements mostly found in the asteroids and it is between the Jupiter and the Mars. ठीक है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट हमको कहाँ मिलता है, जुपिटर और मार्स के बीच में मिलता है और ये यहाँ पे स्टेबल क्यों है, मैंने क्वेश्चन भी लिया है, देखो वाई इट इज स्टेबल देयर। तो राइट डाउन इट्स आंसर, write the question only and write its answer as well. It is stable because it is stable there because of sun's gravitational pull and Jupiter's gravitational pull ये क्या हो गए, वहाँ पे स्टेबल हो गए, राइट। इन दोनों के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक स्टेबल पट्टा हो जाता है, राइट, एक स्टेबल बेल्ट तैयार हो जाता है और ये बेल्ट क्या होता है, ये खुद भी सन के आगे पीछे क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, नाइस। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इट इज आवर कुइपर बेल्ट, ओके, और नेपच्यूनियन बेल्ट एज वेल। इसको क्या कहा जाता है, इस बेल्ट को क्या कहते हैं, कुइपर बेल्ट और नेपच्यूनियन बेल्ट एज वेल, बेल्ट। Why it is called as Neptunian belt or Kuiper belt? So look, as we know that our solar system is there in the Milky Way galaxy, right? हमारी सोलर सिस्टम कहाँ है, मिल्की वे गैलेक्सी में, और ये 27,000 लाइट ईयर्स अवे है मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से। तो अब देखो, सन का खुद का इतना बड़ा ग्रेविटेशनल पुल और पुश हो सकता है, जुपिटर का इतना बड़ा ग्रेविटेशनल पुल और पुश हो सकता है, तो जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसके सेंटर का ग्रेविटेशनल पुल और पुश कितना बड़ा होगा, राइट। तो क्या होता है, सोलर सिस्टम का जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का जो सेंटर है उसका ग्रेविटेशनल पुल के बाद सोलर सिस्टम का ग्रेविटेशनल पुल क्या करता है, इन ऑब्जेक्ट्स को, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मोस्टली कॉमेट्स होते हैं जो हमारे नेपच्यूनियन बेल्ट के अंदर होते हैं, इनको क्या करते रहते हैं, अपनी ओर पुल एंड पुश करते रहते हैं। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पर एक रीजन स्टैब्लिश हो चुका है जिसके अंदर छोटे छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, आइसी क्रिस्टल्स रहते हैं जो जमा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, सन के अराउंड फिर ऑर्बिट के अंदर घूमने लगते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कुइपर बेल्ट। अब ये कहाँ है, ये है बियॉन्ड नेपच्यून और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, नेपच्यूनियन बेल्ट। ठीक है, नेपच्यून के बाद ही क्यों है, क्योंकि हमको पता है नेपच्यून के बाद एक छोटा सा डॉर्फ प्लैनेट है और उसके बाद हमारा ये जो आता है कुइपर बेल्ट रोल में आता है। ठीक है, हम इस डॉर्फ प्लैनेट को कंसिडर ही नहीं करते, इसलिए इसका नाम नेपच्यूनियन बेल्ट रखा है। अब देखो, यहाँ से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर इनको बुला रहा है और यहाँ से हमारी सोलर सिस्टम इनको बुला रही है, राइट, अपने और इसी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, एक ऑर्बिट के अंदर ये लोग स्टेबल हो गए और यहाँ पे ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी नाइस। So this is the region beyond the Neptune and this is why it is called as Neptunian belt. Just these are the important points, these are the important terms that you should remember. वही सारी टर्म्स लिए, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं लिया गया है, आप बस इन चीज़ों को अच्छे से समझ लो
क्योंकि कई आगे जब हम लोग इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे या फिर आगे इन चीज़ों का जब जिक्र होगा तब आपको लगेगा यार ये क्या था, भूल गई, राइट। इसीलिए आप लोग बस इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए, समझने के बाद ये चीज़ें आपके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं होने वाली। ओके, नाउ वी हैव टू लर्न टू मोर बेसिक टर्म्स। फर्स्ट इज कॉमेट, जो मैंने अभी जिक्र किया था जिसका, और सेकेंड है मीटियोर। मीटियोर तो काफ़ी सुने होंगे, टूटता तारा, राइट। बचपन में सुना होगा टूटता, मुझे नहीं पता इसको कैसे लिखते हैं, टूटता तारा, ओके, ऐसे कहीं समझ लेते हैं इसको, टूटता तारा। ठीक है, तो टूटता तारा, इसके बारे में तो काफ़ी अच्छे से सुना होगा। ये भी कहा जाता है इसको देख के विश मांगनी चाहिए। बहुत रेगुलरली नहीं होते ये फिनोमिना, तो इसलिए भी कहा जाता होगा कि इसको देख के क्या करना चाहिए, हमको विश मांग लेनी चाहिए। तो वी आर लर्निंग अबाउट द कॉमेट्स, ओके। तो कॉमेट्स के बारे में लर्न करते हैं पहले। तो कॉमेट्स क्या है? दीज आर द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कमिंग फ्रॉम नेपच्यूनियन बेल्ट। मैंने पहले भी बताया ये क्या है, नेपच्यूनियन बेल्ट से या फिर हमारे क्विपर बेल्ट से आते हैं। तो ये क्या है, छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स है, ये रॉक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये डेब्रीज भी हो सकती है किसी चीज़ की, के बाद ये आइसी क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं, ये सारे क्या हो सकते हैं, ये सारी ऑब्जेक्ट्स ये हो सकते हैं, ठीक है, कॉमेट्स ये सारी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जब कॉमेट अभी नेपच्यूनियन बेल्ट से आता है, ठीक है, और ये किस तरफ जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, पुल एंड पुश का फिनोमिना चलते रहता है, लेकिन हमारे पास सबसे नज़दीक कौन सी चीज़ है, सन है, राइट। तो सन का पुल सेंटर ऑफ गैलेक्सी से कितना भी स्ट्रांग होगा, सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी से स्ट्रांग कौन सा पुल होगा, हमारा सन का पुल होगा, राइट। तो ये कॉमेट्स क्या होते हैं, सन की ओर खींचे चले जाते हैं, और जब ये मूव करते हैं तो एटमॉस्फेयर में या फिर स्पेस में जो भी एनर्जीज होती है, जो भी रेडिएशन होती है, इसकी वजह से इनके अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन होने लगता है, राइट। और उस फ्रिक्शन की वजह से ये कैसे दिखते हैं, लाइट की तरह दिखते हैं, और इनकी जो पीछे का साइड होता है ना, इनका जो पीछे का साइड होता है ये एक टेल की तरह शाइन करने लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कॉमेट का मुंह है और ये क्या है, उनकी टेल हो गई, ठीक है, और ये टेल क्या करती है, शाइन करने लगती है। एंड ये टेल हमेशा कैसी होती है, अवे फ्रॉम द सन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा सन यहाँ है तो हमारी कॉमेट की टेल क्या होगी, ऐसी होगी, ठीक है, दूर होगी सन, और ये हमेशा किसके तरफ जाते रहते हैं, ये हमेशा सन की ओर जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दैट कॉमेट्स ऑलवेज मूव टूवर्ड्स सन, and they have tail away from the sun. और कॉमेट्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस कॉमेट का नाम हमने आप लोगों ने सुना होगा, वो है हेलीज कॉमेट, राइट। जस्ट राइट डाउन, फेमस एग्जाम्पल इज हेलीज कॉमेट। इसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल डिस्कशन होगा, बिकॉज इसके ऊपर से एक क्वेश्चन है मेरे पास, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। बट बिफोर दैट जस्ट अंडरस्टैंड दीज आर नथिंग बट द स्पेसिफिक पॉइंट दैट वी शुड रिमेंबर। यहाँ पे कौन सा एक कॉमेट जो फेमस है वो है हेलीज कॉमेट, ओके, जस्ट राइट। एंड आफ्टर दैट मीटियोर। अभी इसके अंदर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, मीटियोर, मीटियोराइट, मीटियोरॉइड, तीन टाइप्स आते हैं, मीटियोर, मीटियोरॉइड एंड मीटियोराइट। तो ये है क्या, इसको पहले अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो देखो मीटियोर क्या होता है, मीटियोरॉइड होता है पहले, तो ये मीटियोरॉइड होता है, ठीक है, जब ये कहाँ होता है, स्पेस के अंदर होता है। स्पेस के अंदर जब ये होता है तब ये क्या होता है, मीटियोरॉइड। जस्ट राइट डाउन, दिस इज मीटियोरॉइड। मीटियोरॉइड कहाँ होता है, इन द स्पेस। ये होते क्या है, ये होते हैं रॉकी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, रॉकी ऑब्जेक्ट्स, राइट। मीटियोरॉइड आर द रॉकी ऑब्जेक्ट्स in the space when it enters, continuously लिखेंगे, when it enters into the earth's atmosphere, when it enters into the earth's atmosphere, ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, it become meteor, की और ये अभी क्या बन गया, मीटियोर बन गया। क्यों बना है, पहले तो देखो, तो एक टेल आ गई है, जैसे हमारे कॉमेट को आई थी, राइट। टेल क्यों आई होगी, सोचो, ये हमारे स्पेस में थे, राइट,
ये हमारे भैया कहाँ थे? स्पेस में थे। स्पेस से अभी अर्थ के अंदर आ गए हैं। अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर में क्या होंगी? डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होंगी। उसके बाद एयर होगा, इनसे क्या होगा? इनका फ्रिक्शन होगा, ठीक है। और फ्रिक्शन की वजह से इनको क्या होगी? टेल डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? मीटियोर, ठीक है। इनको एक टेल आ जाती है, राइट डाउन। मीटियोर इज अ मीटियोरॉइड, so asteroid becomes meteor when enters into the Earth's atmosphere. I am not able to write it here. Just you can write. When it becomes meteor when it enters into the Earth's atmosphere, it has a tail facing away from the Earth surface. Earth की surface से क्या है? दूर ऊपर की साइड में ये क्या करेंगी? फेस करेंगी, ठीक है। It has a tail which face away from the Earth surface. अभी एक और तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इस मीटियोराइट। अभी मीटियोराइट क्या है? तो देखो, जब ये मीटियोर क्या है ना, हमारी अर्थ सरफेस पे हिट करता है, ठीक है। ये हमारी अर्थ की सरफेस है और यहाँ पे सपोज इस मीटियोर ने क्या किया? हिट किया। तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे पता है? मीटियोराइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको क्या कह रहे हैं? मीटियोराइट। समझ आ रहा है? अब इसको मीटियोराइट यहाँ पे क्यों कहा है? बिकॉज इट इज हिटिंग टू द सरफेस, राइट। ये अर्थ की सरफेस पे क्या कर रहा है? हिट कर रहा है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया है? मीटियोराइट, ठीक है। इसका फेमस एग्जाम्पल पता है मीटियोराइट का? महाराष्ट्र का एक प्लेस है, महाराष्ट्र में एक प्लेस है, वो क्या कहा जाता है? आई गेस उसका नाम है लोनार। लोनार, यस, लोनार एक प्लेस है जहाँ पे मीटियोराइट ने हिट किया था, ठीक है। वहाँ पे अभी एक बहुत बड़ा लेक है जो हमारे रामसर साइट्स में भी इंक्लूड है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये एक फेमस रामसर साइट है, तो इसका नाम है लोनार और ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। यहाँ पर मीटियोर फॉल हुआ था, ठीक, और इसको हम लोगों ने क्या कहा? मीटियोराइट। ये क्लियर हो गया? अभी तक हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आ रही है, व्हाट यू विल डू? यू विल जस्ट पॉज द वीडियो, गो बैक एंड रिवाइज अगेन, ओके। नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ व्हाट वी हैव टू लर्न, वी आर गोइंग टू समराइज इट। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, इसको हम क्या करेंगे? समराइज करेंगे। तो पहले हमने क्या पढ़ा था? व्हाट वी हैव लर्न इन द फर्स्ट ईयर, दैट इज व्हाट इज जियोग्राफी। जियो मीन्स लैंड एंड ग्राफी मतलब क्या था हमारा? स्टडी, राइट। इसको किसने बनाया था? पहली बार इस टर्म को कॉइन किसने किया था? तो इरास्तोनीज ने किया था, जिनको हम फादर ऑफ जियोग्राफीज भी कहते हैं, राइट। क्लियर हो गया? फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है। पहले इसको क्यों बनाया था? एक साइंटिफिक वे था लैंड की स्टडीज़ के लिए, और अब क्या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? प्लेसेस और उनकी सराउंडिंग स्टडीज़ के लिए इसका इस्तेमाल आज के दिन में होता है। ये क्लियर हो गया? अभी नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सोलार सिस्टम का बेसिक पढ़ा था और सन पढ़ा है। अभी देखो, मैंने आपको कहा है सन डिटेल में अभी पढ़ना बाकी है, राइट। सन के लिए डिटेल में अभी पढ़ना बाकी है, इसके कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर करने ज़रूरी थे। अब हम सन पढ़ेंगे अभी 1 से 2 क्लासेस के बाद, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम में क्या पढ़ा हमने? ये 27,000 लाइट ईयर्स अवे है मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से। ये जो लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट है, ये स्टार्स पढ़ने के बाद में कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। तब आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लैनेट्स पढ़े, इसमें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स पढ़े। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के पास क्या थी? लैंड थी या फिर वो रॉकी सरफेस से बने थे, ठीक है। उसके बाद इनका एटमॉस्फेयर थिन था, ये स्मॉल है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके अंदर लैंड थी, थिन था, स्मॉल है, इनके पास लेस नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है। इसके अलावा लैंड है, थिन है, स्मॉल है, लेस नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, एंड इसके अलावा और एक पॉइंट हमने पढ़ा था, क्या था? मार्स, वीनस, अर्थ एंड
मर्क्यूरी, ये सारे क्या है हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है। जोवियन के बारे में क्या पढ़ा, ये बड़े हैं, बिग है, राइट। उसके बाद इनका एटमॉस्फेयर थिक है, 4 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। और उसके बाद कौन कौन से हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सारे हमारे जोवियन प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा था, वो आप लोग एक बार फिर से घर जाके पढ़ सकते हैं। अर्थ के बारे में मैंने आपको यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ाया, बिकॉज ज्योग्राफी क्या है, अर्थ की स्टडी है, तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ने ही वाले, इसलिए मैंने अर्थ का एक भी पॉइंट आपको नहीं लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको कहा था मून का, कौन से मून का, मार्स के मून का, 2 मून है, एक डीमोस और दूसरा कौन सा है, फोबोस, के बारे में अच्छे से पढ़ना। फिर कुछ टर्म्स पढ़ी, कौन सी टर्म, हेलियोस्फीयर, जहाँ पे सन का इफेक्ट होता है, हेलियोपॉज जहाँ पे सन का इफेक्ट नहीं होता है, देन टर्मिनेशन शॉक, जहाँ से सन का इफेक्ट क्या होता है, खत्म होने को आता है, राइट, खत्म हो गया या फिर कमिंग टू एन एंड, ठीक है, ये हमने टर्मिनेशन शॉक में पढ़ा था। अभी उसके बाद हमने 3 और बेसिक पॉइंट्स पढ़े, वो क्या था, फर्स्ट था हमारा ऊट क्लाउड, ये क्या है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, कहाँ होता है, हेलियोस्फीयर और टर्मिनेशन शॉक के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एस्ट्रॉयड बेल्ट, में एस्ट्रॉयड के बारे में भी पढ़ा, और ये कहाँ होता है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में होता है। और लास्ट वाला पॉइंट क्या पढ़ा, कुइपर बेल्ट, ये क्या है, ट्रांस नेपच्यूनियन या फिर नेपच्यून के आगे बेल्ट है, इसलिए इसको नेपच्यूनियन बेल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने और 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, वो है कॉमेट एंड मीटियोर। कॉमेट क्या है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है जो नेपच्यूनियन बेल्ट से आते हैं और सन की ओर अट्रैक्ट होते हैं। मीटियोर क्या है, या फिर मीटियोरॉइड, तो मीटियोरॉइड होता है जब वो स्पेस में होता है, मीटियोर होता है जब वो अर्थ की सरफेस में इंटर करता है, और मीटियोराइट बनता है जब वो क्या करता है, अर्थ की सरफेस को हिट करता है। दिस इज क्लियर। तो वी हैव लर्न वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, थोड़े से हेवी हो सकते हैं आज के लिए, पहला क्लास है, थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट करना सीखो। एंड वेलकम टू द जर्नी ऑफ यूपीएससी, यही जर्नी है यूपीएससी की, तो बहुत छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स होती है, बहुत छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है जो हमको पता नहीं होती है, या फिर समय के साथ हम लोग भूल जाते हैं। इतनी सारी चीज़ों को पढ़ना इज़ नथिंग बट द यूपीएससी, ठीक है। वेलकम ऑल टू द जर्नी ऑफ यूपीएससी, थ्रू द जर्नी विद द एग्जैक्ट आईएएस। वी ऑल आर हियर टू हेल्प यू in your journey. We all are here to make you IAS, and we will be learning so many new things. Just trust on us. और आपकी आज की क्लास आपको कैसी लगती है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है, राइट। तो कोई भी डाउट्स होंगे आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, वी आर द एग्जैक्ट IAS, आई एम देयर टू हेल्प यू, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, ट्रस्ट मी, आई एम देयर फॉर यू। आज जो भी नोट्स मैंने आपको इस स्लाइड्स में देखे हैं आपने, आप इनको भी एज ए नोट्स लिख सकते हो, क्योंकि इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और इसके अलावा जो कुछ आपको करना है, एक ये सारे जो पॉइंट्स थे ये हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से थे, ठीक है। मेंस में इसका रिलेवेंस काफ़ी कम है। मेंस के लिए जो भी पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको स्पेसिफिकली डिक्टेट कराऊंगी क्लास के अंदर, और प्रीलिम्स के जो भी पॉइंट्स होंगे हम मेजरली स्लाइड्स में कवर कर लेंगे, ठीक है। और जो भी नहीं होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, जैसे मैंने आज भी आपको 2-3 पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए कहा, राइट। एंड आई होप दैट वी विल बी फ्लरिशिंग टू विद ईच अदर, राइट। और आपकी जर्नी सफल रहे, हमारे साथ आपकी जर्नी सफल होगी, ये मेरा ट्रस्ट है, और आप भी मुझ पर ट्रस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, हैविंग सो मच पेशेंस, वेरी नाइस। So now we will be learning the next points in the upcoming classes. Thank you so much.